अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तला जतोई में तो मेज़बान अली रज़ा मंगी तो हाँ जरा हाज़िर है नाजरीन असन साथी एंकर तला जतोई साहब ने सगवाई ने जलाया जाऊं अवां जारो हाज़िर है सुप्रीम कोर्ट जे हवाले से ॻाल्हि कंदासीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस सीटूं नंबरनि ख़िलाफ़ केस जी ॿुधणी थी आहे। इन सां गॾोगॾु साइफ़र केस में PTI बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी जी सज़ा कलअदम करार ॾिनी वई आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTI बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी खे बरी करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। PTI बानी समेत PTI खे क़ानूनी महाज़ ते कामयाबियूं मिली रहियूं आहिनि ऐं चङियूं ख़बरूं अचनि पियूं PTI जे लाइ, जॾहिं त हाई कोर्ट पारां इद्दत में निकाह केस ॿी अदालत ॾांहुं मुंतक़िल पिणु कयो वियो आहे। इन सां गॾोगॾु ज़िक्र कंदासीं सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी सां मौलाना फज़ल रहमान जी मुलाक़ात थी आहे त सवाल इहो पैदा थिए थो छा जेका मुख़ालिफ़ धुर आहे उहा गॾिजी सॾिजी हुकूमत जे ख़िलाफ़ को महाज़ जोड़े सघंदी या न जोड़े सघंदी। इन सां गॾोगॾु PTI जो बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी ॿिनि केसनि मां बरी थी विया आहिनि। काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे चीफ जस्टिस बणजण बाद असांखे इंसाफ़ न पियो मिले, इहो PTI इल्ज़ाम लॻायो हो। छा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ते बेतमादी सां PTI खे नुक़सानु रसंदो या इन जो PTI फ़ाइदो खणंदी? छा सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस ते बेतमादी जो PTI को गॾियल फ़ैसिलो आहे? ऐं इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, तबसरो बि मालूम कंदासीं। इन सां गॾोगॾु मुआशी सूरत हाल आहे, बजट आहे, पाण बजट ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं जेका मुआशी सूरत हाल आहे मुल्क जी हिन वक़्तु, जेका हुकूमत आहे उहा दावा करे पई त महांगाई घटिजी वई आहे। छा वाक़ई महांगाई में लाथ आई आहे? महांगाई जी शरह घटिजी वई आहे? पाण ते बि ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे वीडियो लिंक ते PTI जा सीनियर अॻवान आहिनि शौकत यूसुफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। वालेकुम सलाम। शौकत साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी करने का हुक्म दिया है और साइफर केस में जो सज़ा थी वो कलअदम करार दे दी गई है। आप कैसे देखते हैं? फिर इस पर आगे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम समझते थे कि साइफर केस में कुछ भी नहीं है और ये फैब्रिकेटेड बनाया गया केस था। सिर्फ इसका मकसद था कि पार्टी को काम से रोका जाए और इमरान खान और उनके साथियों को अजियतें दी जाए। तो ये सिर्फ जाली केस था और इसका अंजाम पूरी दुनिया ने देख लिया और इसलिए हम कहते हैं कि बानी PTI इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सुरखुरू होकर बाहर निकलेंगे, उनके साथी भी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि साइफर केस में कुछ भी नहीं है। वो लोग जो इसको बड़ा चढ़ाकर पेश करते थे आज वो भी मुंह छुपा के फिरेंगे और जो लोग फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में आए हैं उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि इमरान खान को जेल में ही रखा जाए, मुख्तलिफ हिलो बहानों से, मुख्तलिफ जाली मुकदमात से। तो सबसे बड़ा साइफर केस था और बड़ा जी कोई कहता था ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अल्लाह का एहसान है और करम है और मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने ये केस पूरी दुनिया को बता दिया कि इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा शौकत साहब, PTI का बयानिया है कि जब तक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इससे पार्टी को फ़ायदा होगा नुकसान होगा? देखिए, अब जाहिर चीफ जस्टिस हैं, उनसे पूरी तवक्कुआत होती हैं, इंसाफ की कुर्सी के ऊपर वो बैठे हैं और वो खुद अपने आप को साबित कर दें कि लोग उन पे उंगली ना उठाएं। सबसे बेस्ट बात तो यही होगी ना कि कोई ऐसी बात ही ना करें। लेकिन अगर आपके फैसले जो है वो बोलते हैं ना, जब आपके फैसले होंगे, जब आपके रिमार्क्स होंगे तो लोग खुद फिर अखज़ करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। हम चाहें न चाहें, कुछ कहते हैं, कहें न कहें, लेकिन ये चीज़ें आजकल छुपती नहीं है। आप अगर फैसला गलत करेंगे तो लोग कहेंगे गलत है और मैनिपुलेटेड होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो लोग बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो कोई पर्सनल ज़ात के साथ उनका किसी के साथ क्लेश नहीं है, ना किसी का उनके साथ क्लेश है, ना PTI का। लेकिन अगर उनके फैसलों में वो नज़र आया कि जी वो और उनके रिमार्क्स जो देते हैं वो, तो डेफिनेटली फिर उंगलियां उठती हैं। तो हम तो चाहते हैं कि उंगली ना उठे, इसलिए कि सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस है और दुनिया के अंदर वैसे भी इंसाफ का जो हमारा लेवल है वो काफ़ी, बहुत सारे ममालिक से हम पीछे हैं। तो अल्लाह करे कि हमारा जो इंसाफ का बोलबाला है वो हमेशा कायम रहे। सही।
اچھا، تحریک انصاف کو یوسف زئی صاحب اچانک سے قانونی محاذ پر کامیابیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، تو کیا اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا جو عدلیہ اور ایگزیکیوٹو کے درمیان جو تنازع ہے یا جو تکرار ہے اس کے باعث یہ فیصلے آ رہے ہیں، یا کچھ اور وجوہات ہیں، یا بالکل وہ جو کیس جو تھے اس میں کچھ نہ تھا اور وہ اس وجہ سے یہ میرٹ کے بنیاد پر فیصلے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے فیصلے ہوئے ہیں معمولی باتوں کے اوپر لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا، ان کے خلاف کیسز بنانا، اب یہ چیزیں بہت سارے چیزیں سامنے آ گئی ہیں. کتنی دیر تک آپ لوگوں کو رکھیں گے اپنے صوابدید کے اوپر؟ تو میرے خیال سے جج بھی انسان ہی ہوتا ہے، اور ججز بھی دل رکھتے ہیں، اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار ایک بندے کے ساتھ کتنی زیادتی اور ہو سکتی ہے. تو میرے خیال سے اب میرٹ کے اوپر ہی فیصلے ہو رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ کوئی فیوریٹزم ہے، یہ میرٹ کے اوپر ہے، کیونکہ کیس کے اندر کوئی دم ہی نہیں ہے. جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے، جو پروسیکیوشن ہوتی ہے، وہ اگر ایویڈنس نہیں دے سکتا تو ایویڈنس کا برڈن تو ڈیفینیٹلی پروسیکیوشن کے اوپر ہوتا ہے نا. تو اگر وہ نہیں کر سکتا، نہیں دے سکتا، تو پھر کیا؟ پھر تو کیس ختم ہی ہوگا نا. تو اب تک جتنے بھی کیسز بن رہے ہیں وہ خود پروسیکیوٹر بیچارے بھی پریشان ہے کہ ہم کہاں سے اس کے ایویڈنس لے کر رہے ہیں. صحیح. اچھا یوسف صاحب، آج ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کی، تو انہوں نے بات چیت کی ہے کہ حکومت مخالف پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی محاذ بنائے، کوئی ایک پلیٹ فارم بنائے جس کے ساتھ جو ہے حزب اختلاف کا جو حقیقی کردار ہے وہ ادا کریں. تو آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا اس پہ رد عمل کیا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مخدوم جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ مل کے بیٹھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیں وہ آگے چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اور وہ کہ اب ان کی سیاست اس چیز کی زیادہ شاید نہ دے کہ وہ زیادہ اسٹرگل کر سکیں، لیکن ظاہر ہے ان کی بات وزن رکھتی ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کی اپنی جماعت ہے، ان کی اسٹریٹ پاور ہے ان کے پاس، اور پی ٹی آئی آلریڈی فیلڈ میں ہے، اور وہ کوشش اسٹرگل کر رہی ہے کہ جی جتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف نکلیں. جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو دھاندلیاں ہوئی ہیں وہ بھی ان سب کے خلاف ایک جدوجہد کر رہی ہے. تو اگر اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہو جائیں اور اس طرح کے جو جاوید ہاشمی صاحب جیسے لوگ ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک گائیڈنس مل جائے گی. سینئر لوگ ہیں اور اچھی بات ہے. سیاست کے اندر جو لوگوں کا ملنا جلنا، سیاسی باتیں کرنا، سیاسی فیصلے کرنا، یہ اچھی بات ہے، اور اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا یوسف صاحب، ایک تاثر ہے کہ پی ٹی آئی بات چیت میں یقین نہیں رکھتی، تو سیاسی مسائل کا حل تو بات چیت سے ہوتا ہے، بیٹھنے سے ہوتا ہے. دیکھیں، یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ہم بات چیت کس کے ساتھ کریں، کیونکہ جو لوگ بٹھائے گئے ہیں فارم 47 والے ہیں، اور ان کے جو بات ہو رہے ہیں وہ کسی اور کے پاس، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ صرف انگیج کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو پی ٹی آئی یا جے یو آئی یا اور کوئی تحریک چلا رہے ہیں تو یہ تحریک ڈیوائڈ ہو. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس تو کوئی وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اختیار. تو دیکھیں، ہم بات چیت پہ کیوں یقین نہیں رکھتے ہیں؟ ہم آلریڈی 5-6 جماعتوں کے ساتھ مل کر ہم نے اتحاد بنایا ہوا ہے، تو ہم بالکل رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ فائدہ نہیں ہے جو آلریڈی فارم 47 کے ذریعے آ کے اور کسی کو یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ ہم آپ کے اشاروں پہ ہی چلیں گے. تو وہ ہم سے کیا بات کریں گے؟ اور ہم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی جن کے پاس اختیار ہے، اگر بات چیت کرنی ہوگی تو ان کے ساتھ ہوگی. لیکن سر وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہمیں سیاست میں گھسیٹا نہ جائے تو بہتر ہوگا. تو پھر پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں ڈیموکریسی کی اور جمہوریت پسندی کی، اور دوسری طرف ہم ان کو پھر بات چیت کے لیے لے کے بھی آ رہے ہیں اور ثالث بھی بنا رہے ہیں. تو یہ تھوڑا دوہرا معیار نہیں ہوگا یوسف جی صاحب؟ دیکھیں، سیاست پہ ہم تو نہیں لا رہے ہیں نا. اب آئی ایس پی آر آ کے پریس کانفرنس کرے تو ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ جا کے پریس کانفرنس کریں. اس سے پہلے کبھی آئی ایس پی آر کسی سیاسی جماعت کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، آج تک نہیں کی ہے، لیکن اب کر رہی ہے. تو ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سیاست میں آئے. ہم تو خوش ہوں گے کہ جی اپنے پروفیشنل جو ان کا کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں. ہمیں بڑی توقعات ہے اپنی فورس سے.
अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत फौज है, एक कामयाब फौज है, और हमें खुशी है कि हम एक मजबूत फौज के मुल्क में रह रहे हैं। तो बस यही मैं कह सकता हूँ, बाकी तो अल्लाह से मांगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह हर एक को इस्तिकामत दे और पाकिस्तान को इस्तिकामत दे। अच्छा यूसुफ साहब, इस वक्त जो है हुकूमत दावा कर रही है कि हमने महंगाई की शरह में कमी लाई है और मुल्क की बेहतरी के लिए हमने इकदाम उठाए हैं। शहबाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं और उनके वज़रा जो हैं, काबीना जो हैं, वो भी ये दावा करते रहते हैं। तो इस वक्त आप हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं और आप कैसे देख रहे हैं? आपको भी मैंडेट दिया हुआ है अवाम ने, तो इस वक्त आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि क्या ये महंगाई की शरह में कमी हुई है, नहीं हुई है, और आप इसको कैसे देखते हैं, आप इसको कैसे डिफेंड करते हैं? अगर हम पेट्रोल से शुरू करें ना, तो आलमी मार्केट में तो पेट्रोल की कीमतें बहुत गिरी हैं, और ये होना भी चाहिए था कि जी पेट्रोल मजीद सस्ता होता ताकि आवाम को रिलीफ मिलता। वो तो नहीं हो सका। और दूसरी बात ये है कि जो बाकी चीजें हैं, देखें आपको पता है इन्वेस्टमेंट, ये हमारे दौर में भी बड़े, दुबई में लोगों ने यकीन दहानियां कराई थी, इतने इन्वेस्टमेंट आएगी, इतनी, और अभी भी ये बातें चल रही है। इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आके लग जाए, और दूसरी बात है कि इन्वेस्टमेंट वहां आती है जहां स्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। अब आप देखें कि यहाँ कितनी सियासी इस्तेकाम है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी जमात को टारगेट किया हुआ है। तो जो इन्वेस्टर्स है वो आके देखता है कि यार कल तो यही जमात जो आज बड़ी तकलीफ में, मुश्किल में, इसी जमात को आना है इक़्तिदार में, तो फिर हम इस दौर में क्यों इन्वेस्टमेंट करें? तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क के अंदर जो पॉलिसियां हैं वो मुस्तकिल होनी चाहिए, और उसका क्रेडिट जो है वो इदारों को होना चाहिए, बजाय इसके कि कोई और एक जमात ले कि जी मेरे दौर में ये हुआ है। आप पॉलिसियां अच्छी दें और लोग इन्वेस्टमेंट करें, आप उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। इस वक्त लोग गैर महफूज हैं, आम आदमी गैर महफूज है, तो इन्वेस्टर का क्या बनेगा? तो इसलिए बजाय इसके कि हम कशकोल लिए फिरें। फिर दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जो महंगाई में ये कह रहे कमी आई है, 2-3 आइटम की कीमतें कम करने से महंगाई ख़त्म नहीं होती है। आप अभी जो IMF की शराइत हो रही हैं, उस IMF की शराइत में तो आपने बहुत सारी चीज़ों की सब्सिडी ख़त्म कर दी है। तो जब आप सब्सिडी ख़त्म करेंगे तो इसका असर आवाम के ऊपर पड़ेगा, महंगाई और बढ़ेगी। तो आने वाले वक्त तो मुझे और सख्त लग रहा है। तो ये कैसे बात करते हैं कि जी मतलब ये कि महंगाई में कमी आ जाएगी? मुझे तो नहीं नजर आ रहा है, फ्यूचर में तो महंगाई और भी बढ़ेगी। सही। आखिरी सवाल है यूसुफ साहब, बजट आ रहा है 2024 का, तो इसमें आप कैसे देखते हैं कि ये अवाम दोस्त बजट होगा या चैलेंजेस तो हैं मुल्क के मईशत के लिए, हुकूमत के लिए मसाइल तो हैं, लेकिन अवाम तो पुरुमीद है, अवाम को तो रिलीफ चाहिए। जैसे आपने भी कहा कि कोई भी बंदा जो है पाकिस्तान में इस वक्त महफूज नहीं है मुआशी तौर पर, तो आप कैसे देखते हैं 2024 का जो बजट आएगा, तो उसमें क्या कुछ अवाम के लिए कुछ होगा या वही पुराना रोना धोना होगा? सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि ये जो फिगर्स होंगी बजट की, ये सारी झूठ पे मबनी होगी, इसलिए कि ये रिलीफ क्या दे सकते हैं। क्योंकि जैसे ये बजट पेश होगा उसके फौरन बाद आपने IMF की शराइत को इम्प्लीमेंट करना होगा, तो ये बजट कहाँ से दे सकते हैं फिर? अच्छा बजट तो ये कभी दे नहीं सकते हैं। ये शायद बजट के अंदर ही महंगाई का तूफान बर्पा कर दे, क्योंकि वैसे तो इनको जो IMF की शराइतें अगर वो पूरी नहीं होंगी तो IMF तो इनको कर्जा नहीं देगा। तो उस कर्जा हासिल करने के लिए ये बहुत कुछ करेंगे और आवाम का चमड़ा उधेड़ देंगे। आवाम को पता लग जाएगा कि ये हुकूमत कितनी अवामी है। तो मुश्किल वक्त आने वाला है आवाम के लिए, और अल्लाह जो है वो पाकिस्तान और आवाम के ऊपर रहम करे। देखिए मुश्किलात हैं, इस हुकूमत ने आज तक आवाम को एतमाद में नहीं दिया, ठीक, और न ये आवाम को फेस कर सकती है, ये आवाम के सामने नहीं जा सकती। ठीक, बहुत शुक्रिया। बाकी जो है बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जारी आहे वठूं था ब्रेक खां मिलंदासीं। नाज़रीन, भली कार चंदासीं। असां ॻाल्हि कयूं पिया
जेके मुल्क में फ़ैसिला अचनि पिया, ख़ासि तौर ते PTI खे जेके हिन वक़्तु जेको रिलीफ मिले पियो PTI बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी साहब खे साइफ़र केस में हिन वक़्तु बरी कयो वियो आहे। उहे आहिनि त जेल में, पर उनखे हिन वक़्तु उन्हनि फ़ैसिलनि खे कलअदम करार ॾिनो वियो आहे। असां उन हवाले सां क़ानूनी माहिर आहिनि, उन्हनि सां राब्तो कयो आहे। मोहम्मद अहमद पंसोदा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ के लिए अचानक से ये खबरें आ रही हैं और फैसले आ रहे हैं, कानूनी महाज पर उनको कामयाबियां मिल रही हैं, तो आप कैसे देखते हैं साइफर केस में जो प्रोसिक्यूशन थी वो डॉक्यूमेंट जो थे वो भी पेश ना कर सके, तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा कलअदम करार दे दी है। जी सर, ये बिल्कुल फैसला जो है इसमें एक्सपेक्टेंसी यही थी, बिकॉज कानून के तकाजे जिसमें आपने कहा कि पूरे नहीं हुए वैसे। उसके साथ साथ अगर आप साइफर ट्रायल को उठा के देखें तो साइफर ट्रायल में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें एक्यूज का 342 का स्टेटमेंट जो मुल्ज़िम का होता है, उसके वो 11 बजे वो रिकॉर्ड होता है, 2 बजे फैसला आ जाता है। उसके साथ साथ अगर आप मजीद उसमें तहकीक करें तो आर्टिकल 10A की वायलेशन नजर आती है कि ड्यू प्रोसेस भी नहीं था, उसके साथ साथ वायलेशन की बड़ी क्लियर थी और एक जल्दी नजर आई आपको इस ट्रायल को करने में। फिर सबसे बुनियादी चीज ये किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में होती है माल मुकदमा। इस केस में साइफर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और साइफर जो है वो आज की डेट तक रिकॉर्ड पर आया ही नहीं था। तो उसकी एब्सेंस में ही एक चीज को लहराने का पर्चा दे दिया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन वो चीज कभी अदालत में पेश ही नहीं की गई, बल्कि उसके जवाब में ये कहा गया FIA के प्रोसिक्यूटर की तरफ से कि जी हम डोनाल्ड लू को प्रेजेंट कर देते हैं एज विटनेस। तो सवाल ये है कि ट्रायल में बहुत सारे मामला थे, बल्कि आज आमिर फारूक साहब ने तो कोर्ट में कह दिया, उन्होंने कहा कि इसमें मुझे अपेरेंटली कोई सबूत नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपने हद तक बात कर रहा हूँ। तो इन सारे मामलात की रिजल्ट में यही फैसला एक्सपेक्टेड था। अच्छा सर, और भी तो केसेस हैं, आप क्या समझते हैं कि PTI बानी को और PTI को कोई रिलीफ मिलेगा? इद्दत केस है और दीगर भी केसेस हैं, तो आप उन केसेस के हवाले से क्या देखते हैं? तो शाखाना केस है, तो कैसे देखते हैं उनको? सर देखिए, अगर तो रिलीफ कानून पर ये एक सवाल ये है कि मिलेगा नहीं, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। मिलना चाहिए, वो उनके फैक्ट्स ऊपर बड़ा क्लियर है। इद्दत केस में भी बहुत जल्दी नजर आई, पूरी रात बैठ के इसका फैसला किया गया। प्लस वो एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है सोसाइटी में, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस पॉइंट पर क्लियर है कि इद्दत के दौरान शादी जो है वो इरेगुलरिटी है या इलीगैलिटी है। उस पॉइंट पर इतनी लंबी सजा दे देना, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब अमल नहीं है। कि हम अपनी सोसाइटी में एक प्रॉपर जूरिस्प्रूडेंस डेवलप नहीं कर रही। पर्सनल इश्यूज में जाने वाला जो मामला है, इट वोंट सर्व एनीबॉडी एनी पर्पस। सही। अच्छा सर, हुकूमत ठंडी पड़ गई है और अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान एक तनाज़ा है, तो क्या ये फैसले मेरिट के बुनियाद पे आ रहे हैं या ये जो एक तनाज़ा वाली सूरत हाल है तो उसका ये एक रद्द अमल है या उसका ये कोई ड्रॉबैक कहें, आउटपुट कहें, क्या कहें इसको? नहीं सर, तनाज़ा तो मैं नहीं समझता, क्योंकि सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो मेरिट पर फैसला करते हैं। हमारा तो उस बिलीफ भी यही है, एंड दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू बिलीव कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कानून और उसके मुताबिक फैसला हो रहा है, और फैसला जो भी हो उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ये तो कानून कहता है। सही। अच्छा सर, एक मरतबा फिर मैं पूछूंगा कि प्रोसिक्यूशन हमारे यहाँ बाकी केसेस में भी ऐसे ही होती है, तो इस मरतबा साइफर केस में भी जो रियल डॉक्यूमेंट था वो भी पेश ना कर सकी, तो इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? इसकी वजह ये है कि जो साइफर वाला केस है वो बुनियादी तौर पर एक बड़ा वीक केस है, और उस केस के अंदर जो साइफर वाला इशू है वो सारे का सारा क्रिएटेड इशू है। वो उस इशू जिसे हम कहते हैं कि उसके पहले है कुछ नहीं, तो जब वो किया गया तो फिर वो साइफर लाना कहाँ से था? क्योंकि साइफर की जो खान साहब के से एट्रीब्यूटेड है कॉपी, वो तो वो कहते हैं कि उसका डिकोडेड वर्जन था, ओरिजिनल साइफर था ही नहीं। और अगर साइफर गायब हुआ है तो उसको भी FIA ने इन्वेस्टिगेट करना था, तो ओरिजिनल साइफर है कहाँ? 2-3 दफा पूछा गया अदालत से को लाया जाए। तो उस एंगल से अगर देखा जाए तो ये केस बिल्कुल एक जिसको हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं वही लग रहा है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं लग रहा। अच्छा सर, इस वक्त जो PTI का बयानिया है वो कहते हैं कि जब तक काजी साहब चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठे हैं तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो क्या सियासी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज जब ऐसे तासुर और ऐसे बयानिए बनाते हैं तो क्या उनको फ़ायदा होता है, नुकसान होता है? मैं तो पर्सनली इस बयानिए की उस तरह किसी भी चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ हक में नहीं होता। जो सिटिंग चीफ जस्टिस आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन एट द सेम टाइम किसी जज के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ली जाए तो उस ऑब्जेक्शन को डिसाइड करना भी जरूरी है। और अगर कुछ एक साइजेबल लोग समझते हैं कि नहीं मुनासिब तो जजेस को भी रिक्यूज कर जाते हैं। लेकिन मैं पर्सनली जरा आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं समझता हूँ कि आपको केसेस जिस जज के आगे भी आर्ग्यू करके जीतने चाहिए।
اچھا سر، تحریک انصاف کے لیے اس وقت جو یہ فیصلے آ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دیگر عدت کیس ہے وہ بھی دوسری عدالت منتقل کیا گیا ہے، تو کیا بانی پی ٹی آئی باہر نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جس طرح سر اتنے مشکل کیسز میں فیصلہ آ گیا وہ تو کیس ہے ہی کچھ نہیں، تو آئی بلیو کہ اگر وہ بھی ان کے خلاف جو ہے ڈیسیجن سیٹیسفائڈ ہو جاتا ہے تو پھر بالکل باہر آئیں گے، انلیس کہ کوئی اور کیسز نہ ہوں جن میں سزا آ جائے یا کوئی ٹرائل ہو، باقی تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی ناظرین، بریک کھاں پو اساں ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान जे मईशत जी ऐं कर्ज़नि जी، त छा मुल्क जी मईशत सिधे रुख वञे पई या न पई वञे, ऐं जेके हुकूमत जूं दावाऊं आहिनि उन्हनि में केतिरी सचाई आहे, उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वक़्तु थियो आहे नंढड़ी साई जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। नाज़रीन, भली कार चवंदासीं, ज़िक्र कयूं पिया मुल्क जी मईशत जी, ऐं हिकु भेरो ॿीहर असां ज़िक्र कंदासीं त मुल्क ते मजमूई तौर ते 78.9 ट्रिलियन कर्ज़ आहे। हिकिड़ो कर्ज़ लाहिण जे लाइ हुकूमत ॿियो कर्ज़ वठे थी, ऐं हीउ जेको कर्ज़ लाहिण जे लाइ ॿियो कर्ज़ वठणु आहे, हिन में मुल्क फासी चुको आहे। ऐं हिन वक़्तु चैलेंज आहे, हिकु वॾो चैलेंज आहे त मईशत खे बहितर कीअं करे सघिजे, मुल्क खे पंहिंजे पेरनि ते कीअं बीहारे सघिजे, इहो असांजे लाइ हिकु वॾो चैलेंज आहे। असां राब्तो कयो आहे मुआशी माहिर आहिनि खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। सर, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत इस वक्त बन चुकी है, तो पाकिस्तान का जो कर्जा है वो भी 78.9 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, तो आप कैसे देखते हैं कि मईशत बेहतर होती हुई नजर आ रही है आपको? ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट और गवर्नमेंट गारंटीड डेट में पिछले 10-12 साल में खातिर खा इजाफा हुआ है। अगर आप 2013 में चले जाएं तो पाकिस्तान का गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट गारंटीड डेट 14,380 अरब था। ये बढ़कर 10 साल बाद, यानी कि जब हमने पिछला साल ख़त्म किया तो 68,342 अरब के करीब चला गया, और इस साल को ख़त्म करने में 80,000 अरब से भी तजावज़ कर जाएगा। पाकिस्तान के इस डेट के इजाफे में सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का बढ़ता हुआ मालियाती खसारा यानी कि फिस्कल डेफिसिट है। हम जो कमाते हैं और जो खर्च करते हैं उसमें एक बेपनाह फ़र्क है, और पिछले चंद साल में तो ये देखने में आया है कि पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट 7.5 से 8% तवातर से चल रहा है। पाकिस्तान ना ही वो टैक्स इस्लाहात करने में कामयाब हुआ जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो को 9% से तब्दील करता जो एफपीआर का चल रहा है और ओवरऑल 10-10.5 से आगे लेकर जाता, ना ही वो इस्लाहात कामयाबी से हमने की कि हम प्रोविंशियल टैक्सेशन जो सिर्फ 0.8% ऑफ जीडीपी है उसको बेहतर कर सकते। ये दोनों जो हैं कलीदी वजूहात हैं कि हम अपने टैक्स के महासिल में उस तरह इजाफा नहीं कर सके और ख़र्चे हमारे बढ़ते रहे, और एक्सपेंडिचर साइड का रिफॉर्म भी जो है हैज़ एलूडेड एनी गवर्नमेंट ओवर द लास्ट 10-11 ईयर्स। इसमें स्पेशली मैंने कई दफ़ा गुजारिश की है कि पाकिस्तान का पेंशन्स का रिफॉर्म, पाकिस्तान का टारगेटेड सब्सिडी का रिस्पॉन्स, पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट को ठीक करने का रिस्पॉन्स, अगर इन 3 चीज़ों को ही ले लें तो इसमें खातिर खा इजाफा हुआ। पाकिस्तान का जो एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म है उसमें पीएसडीपी जो सूबों को करना चाहिए वो वफाक कर रही है, और वफाक में फिर प्रोजेक्ट्स ऐड होते चले गए, हालांकि हम अपना जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उसको भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। पेंशन का बोझ अभी भी सरकार पर है, और मैंने कई दफ़ा कहा है कि इस बोझ को आपको नीचे ऐसा मैकेनिज़्म देना है कि ये पे एज़ यू गो के मैकेनिज़्म पे आ जाए, और सब्सिडीज़ को टारगेट करना एक बहुत अरसे से हमारी कोशिश रही है, पर आज भी 1000 अरब से ऊपर की सब्सिडीज़ हैं और उसमें बहुत से ऐसे हैं जो टारगेटेड नहीं हैं। फिर हुकूमत का हुजम जो बढ़ता चला गया, अटैच डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस, रेगुलेटरी बर्डन, ये सब वो चीज़ें थीं जिन्होंने हमारे एक्सपेंडिचर को खातिर खा बढ़ाया। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। इसी तरह ट्रेजरी सिंगल अकाउंट का इजरा करना, और अब तो हम वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे हमें नेशनल फाइनेंस कमीशन यानी कि जो 7th NFC अवार्ड है उसके बारे में भी दोबारा सोचना पड़ेगा, अगर हमने अपने फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क को और इवेंचुअली अपने डेट को सस्टेनेबल बुनियादों पर इस्तवार करना है। अच्छा सर, पाकिस्तान एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा ले रहा है, तो पाकिस्तान तो इस वक्त फंस चुका है, तो इससे कैसे निजात पा सकते हैं हम?
پاکستان کی اکانومی ٹپکلی بیہیو کر رہی ہے جیسے کہ اکانومیز بیہیو کرتی ہیں جب وہ آئی ایم ایف سے انگیج ہوتی ہیں. اس میں ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو قیمتوں کے بڑھنے کی شرح ہے وہ جیسے اکانومی کی ڈیمانڈ سائڈ کو سنبھالا جاتا ہے ود اے ہائر پالیسی ریٹ، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پاکستان کی اس وقت فوڈ پرائسز کا کم ہونا، پاکستان کے روپے کی قدر جو ہے اس کا مستحکم ہونا، فوڈ سپلائیز کا بہتر ہونا اور الیکٹریسٹی پاس تھروز کا ہو جانا، اور بین الاقوامی طور پہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت جو ہے اس میں کچھ کمی دکھائی دی ہے، یہ سب وہ عوامل ہیں جنہوں نے 38% سے بڑھتی ہوئی انفلیشن، ہیڈ لائن انفلیشن جو کہ 2023 مئی میں تھی، اس کو 2024 مئی میں کم کر کے 11.8% کر دیا ہے. یاد رکھیے کہ پاکستان کی اکانومی میں گروتھ چونکہ کم ہے، یہ بھی ایک اکانومی کو سلو کرنے کا کانسیکوینس ہے، پر کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بھی کچھ سنبھل گیا. سو ایک میکرو سٹیبلٹی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. خاقہ صاحب، اس وقت مہنگائی کی شرح میں کمی بتائی جا رہی ہے اور دوسری جانب جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہاں پر بھی بہتری رپورٹ ہوتی ہے، تو کیا یہ جو اشارے ہیں معیشت کی بہتری کے ضامن ہیں؟ پاکستان کو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو 13% تک نیچے چلا گیا ہے اس کو بڑھایا جائے، اور اس کو بڑھانے کے ایک ایف ڈی آئی مددگار ثابت ہوگی، ایک ڈومیسٹک انویسٹمنٹ مددگار ثابت ہوگی، اور دوسرا ہمارا ڈیولپمنٹل بجٹ مددگار ثابت ہوگا. دیکھیے، جب ڈومیسٹک انویسٹر پاکستان میں پیسے انویسٹ کرے گا تو اس کو ہمیں پروڈکٹیولی یوز کرنا ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم مینوفیکچرنگ، ایگریکلچر، یعنی کہ ان چیزوں میں جن کی پیداوار ہم دنیا کو بیچ سکتے ہوں وہ بنانے کی کوشش کریں. ہم اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھائیں اور جو پروڈکٹیو ایفیشنسی ہے اکانومی کی اس کو بہتر کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر، خاقان صاحب، مقامی سطح پر بھی بہت ساری چیزوں کی پروڈکشن ہوتی ہے، تو کیا میڈ ان پاکستان جیسی کوئی کمپین چلائے حکومت، تو کیا اس سے حکومت کو، پاکستان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایسی کیمپین چلائی جائے؟ میڈ ان پاکستان تو ایک ایسا سلوگن ہے اور یہ بہت سے ملکوں نے لیا. میں ابھی آسٹریلین بجٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی میڈ ان آسٹریلیا کا جو نعرہ ہے وہ لگایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو پاکستان میں بن کر دنیا میں بک سکتی ہیں ان کی طرف راغب کیا جائے اپنی انڈسٹری کو. مطلب ٹیکسٹائل ابھی بھی پاکستان کی 18 ارب ڈالر کے قریب ایکسپورٹ ہوگی، جو کہ اگر ٹوٹل حجم دیکھیں ایکسپورٹ کا 28-30 ارب ڈالر کا ہے، تو نہایت ہی ایک 60% کے قریب ہم اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو ہم کیا ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل، کیا ہم ویلیو ایڈڈ سرجیکلز، کیا ہم ویلیو ایڈڈ سپورٹس، کیا ہم ویلیو ایڈڈ الیکٹرانکس، کیا ہم ان چیزوں کی طرف راغب ہو سکتے ہیں؟ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی بڑھانا، پاکستان کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرنا، پاکستان کا ایز آف ڈوئنگ بزنس کو امپروو کرنا، پاکستان کا ریگولیٹری برڈن آسان بنانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو دنیا کی ٹریڈنگ نیشنز میں لا سکتے ہیں اور ایکسپورٹ سے ہارڈ ارنڈ ڈالرز جو ہیں جو کہ نان ڈیٹ کریٹنگ ہوتے ہیں وہ کمانا چاہتے ہیں. میں کبھی امید کرتا ہوں کہ نہ صرف بجٹ بلکہ اس کے بعد بھی انڈسٹریل پالیسی سیکٹورلی فوکسڈ جو ہے وہ بنائی جائے گی، اور ہمارا بزنس کمیونٹی بھی کنسیشنز، ایگزیمپشنز اور رینٹ سیکنگ بیہیویئر سے نکل کے کمپیٹیٹیونیس کی طرف جائے گی. صحیح. اچھا سر، پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے جو پوری قوم نے دیکھا، وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ پوری قوم نے دیکھا ہے، تو کیا اس صورتحال میں جو آنے والا بجٹ ہے وہ کیسا ہوگا، اور وہ بجٹ کیا عوام دوست ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا بجٹ ایک ایسے وقت پہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے جبکہ ایک نئی حکومت ٹون سیٹ کرے گی اس بجٹ سے. یہ بجٹ لازم و ملزوم ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اگریڈ بینچ مارکس پہ بنایا جائے تاکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا اجرا کیا جا سکے. یہ بجٹ ایک ایسے موقع پہ آ رہا ہے جب کہ فزیکل کا خسارہ 7.5-8% کے قریب چل رہا ہے، اسی سال نہیں پچھلے چند سالوں میں بھی، اور یہ پاکستان کی عوام پر تھرو انفلیشن ایک بوجھ بنا ہوا ہے. اور ہم کنسسٹنٹلی بوروئنگ بینک سے کر رہے ہیں کیونکہ ہم انٹرنیشنلی نہیں بورو کر پاتے، تو جو پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ ہے وہ کراؤڈ آؤٹ ہو رہا ہے. اگر یہ سب عوامل دیکھیں تو بجٹ عوام دوست تب ہو سکتا ہے اگر یہ ریفارمسٹ ہو،
टैक्सेशन में, अगर ये रिफॉर्मिस्ट हो एक्सपेंडिचर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर ऐसा तैयार किया होगा जिसमें टैक्सेशन के रिफॉर्म्स, उसको इक्विटेबल बनाना, फेयरनेस की तरफ जाना, ब्रॉडन करना और ऐसी चीज़ें सामने रखना कि जो टैक्स गैप्स हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में है, रिटेल में है, वो कम किए जा सकें और हर इनकम जो है उस पर टैक्सेशन जो है वो मसावी क्रिएट की जा सके। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स का मैं बहुत जिक्र करता हूँ। पाकिस्तान इज़ रियली इन नीड ऑफ सीवियर एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, करंट एक्सपेंडिचर्स के भी और इसके साथ साथ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के भी। और ये काम ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के करने के हैं बल्कि इसके साथ साथ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी ये सारे काम ज़रूरी करने हैं। ये कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान का फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क इस बजट से रिपेयर होता हुआ दिखाई देगा तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पाकिस्तान का मालियाती खसारा संभलेगा और पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट यानी बैरूनी खसारा है उस पर भी एक पॉजिटिव असर आएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट 76 साला हिस्ट्री का बजट देने जा रही है ये हुकूमत एंड आई रियली विश देम गुड लक कि उन्होंने ये सारे काम जो हैं वो ना सिर्फ किए हों बल्कि IMF को भी कन्विंस किया हो कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बजाय डायरेक्ट टैक्सेशन के मेजर्स सामने रखे हैं, एक्सपेंडिचर के ऐसे रिफॉर्म सामने रखे हैं कि जब टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज़ हो तो आवाम को फ़ायदा हो और रिलीफ मिले। और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में मैंने हमेशा कहा है 400-450 अरब रुपया इस साल खर्च करेंगे, इसको खातिर खा बढ़ा देना चाहिए ताकि लोगों को वल्नरेबल सेगमेंट्स को एक रिलीफ मिल सके। और सबसे बढ़ के बजट आसानियां पैदा करे पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए, क्योंकि याद रखिए कि सबसे बड़ी रिलीफ जो है वो तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ब्लू एंड वाइट कॉलर है पाकिस्तान के ख़वातीन और हजरात के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, मुल्की मैशियत बजट ऐं जेका सूरत हाल आहे पाण उनजो तफ़सीली तौर ते जाइज़ो वरितोसीं। उम्मीद कयूं था त वफ़ाक़ी हुकूमत जेका ही बजट आहे उहा आवाम दोस्त पेश कंदी ऐं आवाम खे कुझु हड़ हासिल ज़रूरु थींदो। प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।